हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे वाले टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है मैट्रिक्स का योग। दो मैट्रिक्स का योग कैसे किया जाए। इसके लिए पहली शर्त है कि यदि ए व बी दो समान कोटि के, यानी उनका जो ऑर्डर है वो एक जैसा होना चाहिए, दो समान कोटि के मैट्रिक्स हों, तो ए प्लस बी एक मैट्रिक्स होगा। यानी कि दो मैट्रिक्स का योग भी एक मैट्रिक्स ही होता है जो संगत अवयवों के योग से प्राप्त होगा। कहने का मतलब जिनका ऑर्डर सेम होगा सिर्फ उन्हीं का ही जोड़ हो सकता है, और वो भी जो संगत अवयव यानी जिनके एड्रेस एक जैसे होते हैं सिर्फ उन्हीं का ही योग होगा। एवं ए प्लस बी यानी जो हम जोड़ निकालेंगे की कोटि वही होगी जो ए व बी की है। यानी जो उत्तर मिलेगा उसकी कोटि और ए और बी की कोटि भी एक जैसी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ। मैट्रिक्स ए ली मैंने 2, 3 और 5 से बनी हुई, 3, -1 और 4, जिसका ऑर्डर है 2 गुणा 3। एक मैट्रिक्स मैंने बी ली जिसका ऑर्डर भी मैं 2 गुणा 3 ही लूँगा, 3, 0, 6, 7, 2 और 9 से बनी हुई। इनके ऑर्डर एक जैसे हैं, 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ से बने हुए हैं। अब हम इनका योग करेंगे ए प्लस बी। तो संगत अवयव से मेरा मतलब जिनके एड्रेस सेम हो, इसका और इसका योग होगा पहले। तो हमारे पास नई जो मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर मैं लिखूँगा 2 + 3, जो जहाँ है वो वहीं आएगा। उसके बाद 3 और 0 का योग, 3 + 0। उसके बाद 5 और 6 का योग, तो 5 + 6। फिर 3 और 7 का योग, तो यहाँ पे लिखूँगा 3 + 7। और फिर -1 और +2 का योग, तो -1 और +2, जैसा चिन्ह है वैसा ही लिखेंगे। 4 और 9 का योग, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 9। ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ ही हैं, और इसका उत्तर बन जाएगा 5, 3, 11, 10, 1 और 13 से बना हुआ एक नया मैट्रिक्स। तो जोड़ करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिनका हमें जोड़ करना है वो समान कोटि की ही मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उनके संगत अवयव का योग कर देंगे तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का है। अगला है मैट्रिक्स का अंतर या घटाव करना। ये भी योग के जैसा ही होता है, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन अब योग की बजाय क्या कर देंगे हम, अंतर, यानी जो संगत अवयव हैं उनका अंतर कर देंगे, और a - b का ऑर्डर वही होगा जो a और b का है। तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रखा है काम कि यह भी योग की तरह ही होगा, एवं जो a - b बनेगा वो संगत अवयवों के अंतर से बन जाएगा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं ए और बी जिनके ऑर्डर एक जैसे हैं, ये कॉमा है। अब हम इनका अंतर a - b याद करते हैं। तो a - b से मेरा अभिप्राय जो संगत है जिनके एड्रेस एक जैसे हैं उनका अंतर लेना है। तो 2 - 7, 3 - 2, 4 - 9 और 5 - 3। मैंने कोष्ठक का इस्तेमाल किया है -3 के लिए ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो जाए।
इस आधार पर ये जो a माइनस बी बनेगा वो आएगा -5 +1 -5 और प्लस का 8। ये आपका नया मैट्रिक्स a माइनस बी बन जाएगा। तो ये था मैट्रिक्स का योग और मैट्रिक्स का अंतर। विशेष बात कि दो या दो से अधिक जिन मैट्रिक्स का हमें योग या अंतर करना है उनकी कोटियाँ एक जैसी होनी चाहिए, और उनका जो उत्तर बनेगा, अगर हम योग ज्ञात करना चाहते हैं तो संगत अवयवों का योग करो, और अगर अंतर ज्ञात करने चाहते हैं तो संगत अवयवों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। इसके बाद वाला टॉपिक है कि मैट्रिक्स के योग या अंतर के गुणधर्म, यानी योग और अंतर की विशेष बात क्या हो सकती है। पहला इसका गुणधर्म है कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए, यानी मैट्रिक्स के योग में क्रम का कोई महत्व नहीं है। आप किसी को किसी भी ऑर्डर में जोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। दूसरा, अगर आप किन्हीं 3 मैट्रिक्स का जोड़ करना चाहते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले किन 2 का जोड़ कर रहे हैं। आप चाहें तो b प्लस सी का जोड़ करके उसमें a जोड़ दीजिए, या आप a प्लस बी का जोड़ करके उसमें c जोड़ दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, यानी ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, अगर जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में जोड़ा जाए, तो मैंने बताया था कि जीरो मैट्रिक्स वास्तविक संख्याओं में जीरो के जैसे काम करता है, तो जीरो में अगर किसी संख्या को जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है, अगर जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में जोड़ूंगा तो आंसर बनेगा ए मैट्रिक्स। और चौथा गुणधर्म है कि अगर a माइनस ए किया जाएगा, यानी 2 मैट्रिक्स जो बिल्कुल एक जैसे हैं, अगर मैं उनका अंतर करता हूं तो उत्तर क्या बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर जीरो से मेरा मतलब जीरो मैट्रिक्स से है। अगला हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का किसी संख्या से गुणा करना। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर आप किसी संख्या को मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो उसका गुणा पूरी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारों के साथ हो जाएगा। इसको अदिश गुणन भी कहते हैं। इसलिए यदि A एक मैट्रिक्स हो एवं L कोई संख्या हो तो L गुणा A एक मैट्रिक्स होगा जिसमें मैट्रिक्स A के प्रत्येक अवयव का गुणा L से होगा, यानी आपको सारे एलिमेंट के साथ L से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 गुणा 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स A लिया है, तो मैं इसके साथ 3 का गुणा कर रहा हूँ, तो इससे मेरा मतलब होगा कि मैं लिखूँगा 3 गुणा ये पूरा मैट्रिक्स, और ऐसे गुणा में अगर कोई मैट्रिक्स के साथ कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका मतलब होता है प्रत्येक एलिमेंट के साथ 3 का गुणा कर दिया जाए। ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही रहेगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 6, 9, 6 और -3 से बना हुआ एक मैट्रिक्स। इसका एक मीनिंग और भी निकलता है, वो ये है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है इस प्रकार से, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो इसके अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं 4, 2, 6 और 8, इनमें सारों में एक चीज़ कॉमन है, वो है 2, तो आप कॉमन लेके उसे बाहर भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने अदिश गुणन वाला गुणधर्म पढ़ा है, इसका एक अभिप्राय ये भी हो सकता है, यानी हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 2 मैट्रिक्स का गुणा, यानी मैट्रिक्स गुणन।
ये अदिश गुणन यानी कि संख्या से गुणा करने से थोड़ा हटके हैं। कि संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ उस संख्या गुणा हो जाता है, लेकिन दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, इसका मेथड मैं आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। योग और अंतर के लिए ये शर्त होती है कि जो हम दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स जिनका हम योग या अंतर करना चाहते हैं, उनकी कोटियाँ एक जैसी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार गुणा में भी एक शर्त होती है, पहले वो शर्त पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही गुणा हो सकता है। यानी सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि जिन दो मैट्रिक्स का हम गुणा करने वाले हैं उनका गुणा वास्तव में हो सकता है या नहीं। तो इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो मैट्रिक्स ए व बी का गुणन परिभाषित यानी कि संभव होता है यदि ए में स्तंभों की संख्या व बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। यहाँ पर ए और बी के गुणन से मेरा मतलब है पहली मैट्रिक्स को मैं ए कह रहा हूँ और दूसरी मैट्रिक्स को मैं बी कह रहा हूँ। यानी पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, ये दोनों मान एक जैसे होना चाहिए, तो ही उन दो मैट्रिक्स का गुणा पॉसिबल होता है। और इस प्रकार गुणा से प्राप्त मैट्रिक्स, अब जो गुणा करेंगे तो कोई मैट्रिक्स मिलेगी जिसका मतलब होगा ए गुणा बी। प्राप्त मैट्रिक्स ए बी का क्रम या कोटि, उसकी जो कोटि होगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी ए में पंक्ति संख्या गुणा बी में स्तंभ संख्या। ए में पंक्तियों की संख्या गुणा में बी में स्तंभ संख्या होगा। यानी इस बात का अभिप्राय क्या है, मैं पहले ए की कोटि लिखता हूँ, मान लीजिए वो है m गुणा में n, और फिर मैं b की कोटि लिखता हूँ जो है n गुणा में p। तो ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ही गुणा हो सकता है, अन्यथा नहीं। और गुणा होने, अगर इनका गुणा संभव है तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो ए बी का ऑर्डर बनेगा m गुणा में p। इस x वाले मेथड को याद रखिए, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। कुछ लोग इसको यूं भी बताते हैं कि अगर a की कोटि m गुणा n है और b की कोटि n गुणा p है तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो a गुणा b संभव है, और जब a गुणा b संभव है तो a गुणा b का जो ऑर्डर या कोटि आएगी वो आएगी m गुणा में p, जो ये शेष बचे हुए हैं इनसे बनेगी। अब इसके बाद हम इसको लेके अब a गुणा b के अवयव कैसे प्राप्त करेंगे। योग में तो हमने संगत अवयवों का योग कर लिया था, अंतर में हमने संगत अवयवों का अंतर कर लिया था। तो अब a गुणा b के अवयव कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए सीधा सा मेथड है कि अगर a गुणा b में c i j जैसे एलिमेंट हों तो वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा a के iv पंक्ति, a की iv पंक्ति व b के jवें स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से। ये एग्जाम्पल में आपको और बेटर आ जाएगा समझ में। यानी करना क्या है, पहली मैट्रिक्स की एक पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का एक स्तंभ लेकर हम उनका गुणा करते जाएंगे, या जो संगत है उनका गुणा करते जाएंगे, और संगत का जो गुणा आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो हमें
उत्तर मिल जाएगा। तो नोट में एक बात हमेशा याद रखनी है कि गुणा कैसे किया जाता है। गुणा हमेशा पंक्ति और स्तंभ का किया जाता है, यानी पहले की पंक्ति का दूसरे के स्तंभ से। इसीलिए किसी मैट्रिक्स के अंदर पहले मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की जो पंक्तियां हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, ताकि पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ का मल्टीप्लाई हो सके। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स ए और बी लिए हैं पहले एग्जाम्पल में। ध्यान से देखिए, पहले का ऑर्डर है 1 गुणा 3, दूसरे का ऑर्डर है 3 गुणा 1। इसमें ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या एक समान है। इसका मतलब इनका गुणा भी कौन सा, ए गुणा बी संभव है। तो ए गुणा बी का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो अब हम ए की पंक्ति का गुणा बी के स्तंभ से करेंगे। तो यहाँ पर फोकस करते जाइएगा। पहले ए की जो पंक्ति है उसका पहला अवयव 2 है और बी का जो स्तंभ है उसका पहला अवयव 1 है। तो इनका आपस में गुणा होगा 2 गुणा 1। और उसके बाद दूसरा एलिमेंट 3, इसका दूसरा एलिमेंट 2, इनका भी गुणा होगा और संगत अवयवों का योग भी करते जाएंगे। इसके बाद इसका तीसरा एलिमेंट 7 है और इसका तीसरा एलिमेंट 3 है, तो इनका भी गुणा करेंगे और इसके बीच में भी लगा देंगे प्लस। ये इसका उत्तर बनेगा। अब मैंने इतना ही उत्तर क्यों लिखा? क्योंकि बाकी जो बचा हुआ है इसके कोटि में वो है 1 और 1, यानी अब जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 गुणा 1। इस आधार पर इसके अंदर ये सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और इसका आंसर बनेगा 2 + 6 + 21। 2 + 6 + 21, तो इसका उत्तर आ जाएगा 29, जिसका ऑर्डर 1 गुणा 1। अब एक बात देखिए, यहाँ पर b गुणा a की बात करूँ तो b की कोटि है 3 गुणा 1, a की कोटि है 1 गुणा 3। तो ये भी तो मान एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इनका गुणा भी संभव है। और इनका गुणा संभव है तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसकी कोटि क्या बन जाएगी, 3 गुणा 3। तो हम एक काम करते हैं, हम b गुणा a भी ज्ञात करते हैं। और b गुणा a को ज्ञात करने के लिए पहले b को लिखा और फिर a को लिखा। जिनका गुणा करना हो उनमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है, अभी आपको मालूम चल जाएगा क्यों। मैंने उस मैट्रिक्स को अगले पेज पे लिखा है वापस। तो इसमें भी हम लोग पंक्ति गुणा स्तंभ करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देने वाली बात है कि इसकी पंक्ति में भी एक एक एलिमेंट है और दूसरे के स्तंभ में भी एक एक ही एलिमेंट है। तो अब सिर्फ गुणा होगा, योग नहीं हो पाएगा, क्योंकि और कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसकी मैं पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ से कर रहा हूँ, तो उत्तर आएगा 1 गुणा में 2। और देखिए इसकी जो जगह या इसका जो एड्रेस बनेगा वो भी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यानी A11 बनेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 1 गुणा में 3। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ इस जगह पे आ गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। और मैंने कहा था जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ होंगे। तो इस आधार पर ये मैंने पहली पंक्ति को लिख दिया जिसमें 3 स्तंभ बन रहे हैं। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 गुणा 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि 2 गुणा 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 गुणा में 7। इसी हिसाब से तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणा 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 3 गुणा 3 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस आधार पर बनेगा 3 गुणा में 7। तो इस नई मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 3 गुणा 3। बिल्कुल कॉमन सेंस से चलिए, कहीं जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसका उत्तर बनेगा 2 3 7 4 6 और 14 और 6 9 और 21 से बनी हुई मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 3 गुणा में 3। तो इस हिसाब से a गुणा b और b गुणा a का मान ज्ञात कर लिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि
कि जो हमने ए गुणा बी निकाला है और बी गुणा ए निकाला है, क्या इनके मान एक जैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि उनके ऑर्डर एक जैसे यानी कोटियाँ एक जैसी होनी चाहिए। जो हमने ए गुणा बी निकाला था उसकी कोटि थी 1 गुणा 1, और जो बी गुणा ए निकाला है उसकी कोटि है 3 गुणा 3, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि वास्तविक संख्याओं की तरह मैट्रिक्स के गुणा में भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हो। कुछ और एग्जाम्पल भी हम करेंगे सॉल्व इसमें, जिससे कि हमारे को और अच्छे से समझ में आता जाए। यहाँ पर मैंने फिर से दो मैट्रिक्स लिए हैं ए और बी, तो हम इनका ए गुणा बी ज्ञात करना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ए का जो ऑर्डर है वो 2 गुणा 3 है और बी का ऑर्डर है 3 गुणा 1। ये वैल्यू एक जैसी आ रही है, इसका मतलब गुणा संभव है, और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा 2 गुणा 1, इसका मतलब ए गुणा बी संभव है। अब इसलिए ए गुणा बी का जो मान है वो कैसे निकलना है? पहले ए मैट्रिक्स को लिख लिया, फिर बी मैट्रिक्स को लिख लिया। अब इसके अंदर पंक्ति गुणा स्तंभ वाले मेथड से चलते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति ये है और इसका पहला स्तंभ ये है, इनके संगत अवयवों का गुणा करेंगे। तो पहले 2 का गुणा होगा 2 से, तो यहाँ पर आ गया 2 गुणा 2। फिर 3 का गुणा होगा 3 से, ये इनके संगत अवयव में दूसरा अवयव, और इन संगत अवयवों का योग करना है। फिर 4 का गुणा होगा 1 से, ये संगत अवयवों का गुणा करके योग कर लिया। ये आ गया पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट। इसके बाद हमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा तो हो चुका है, दूसरा कोई स्तंभ नहीं है। अब आगे दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ से, तो वही जो इनके संगत है उनका गुणा किया, तो -1 का गुणा 2 से, +2 का गुणा 3 से, प्लस -1 का गुणा 1 से। ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ रही है जिसका ऑर्डर है 2 गुणा 1, यानी 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ। अब इसके अंदर हम इनको थोड़ा पहले सॉल्व करेंगे, तो ऊपर बनेगा 4 + 9 + 4, और नीचे वाला जो पंक्ति है उसमें बनेगा -2 + 6 और -1, ये 2 गुणा 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर पहले आएगा 17 और नीचे आ जाएगा, नीचे वाले पंक्ति में आ जाएगा 3, तो इसका ऑर्डर 2 गुणा 1। ये हमने ए गुणा बी ज्ञात कर लिया। तो इस हिसाब से पंक्ति गुणा स्तंभ, संगत अवयवों का गुणा प्लस उनका योग, सीक्वेंस का ध्यान रखते जाना, और किन का जोड़ करना है इस बात का भी ध्यान हम लोगों को बखूबी रखना है। अब हम इसमें बी गुणा ए ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, जिसका जो पहले है उसका ऑर्डर लिखा, जो बाद में है उसका ऑर्डर लिखा। क्या ये वैल्यू एक जैसी आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही, इसका मतलब इनका गुणा संभव नहीं है। तो इसका मतलब बी गुणा ए परिभाषित नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था? ए गुणा बी भी था और बी गुणा ए भी संभव था, लेकिन फिर भी वो इक्वल नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ही गुणा पॉसिबल और दूसरा गुणा पॉसिबल ही ना हो, तब भी यहाँ भी ए गुणा बी और बी गुणा ए इक्वल नहीं आ सकते। अगला एग्जाम्पल, इस बार मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया है, पहले एग्जाम्पल में गुणा संभव था लेकिन कोटियाँ एक जैसी नहीं आ रही थी, ए बी और बी ए की। दूसरे एग्जाम्पल में बी गुणा ए संभव ही नहीं था। इस बार देखिएगा, ए गुणा बी भी संभव होगा, बी गुणा ए भी संभव होगा, और दोनों की कोटियाँ भी एक जैसी आएंगी। और अब हम चेक करते हैं कि क्या ए बी और बी ए इक्वल आएंगे या नहीं। तो पहले मैं ए गुणा बी ज्ञात करता हूँ। ध्यान से देखिए, ए गुणा बी पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ए का ऑर्डर 2 गुणा 2, बी का ऑर्डर 2 गुणा 2, इसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या, यानी ए में स्तंभ और बी में पंक्तियों की संख्या एक जैसी आ रही है, तो इसका मतलब ए गुणा बी संभव होगा। तो हम ए गुणा बी ज्ञात करते हैं। जब बी ज्ञात करना हो पहले ए मैट्रिक्स को लिखो, फिर बी मैट्रिक्स को, अगर मैं ए बी ज्ञात कर रहा हूँ तो, और अगर बी ए ज्ञात करूँगा तो पहले बी को लिखूँगा और बाद में ए को। अब हमें पंक्ति गुणा स्तंभ, तो ए की पंक्ति, पहली पंक्ति और बी का पहला स्तंभ, और इनके जो संगत अवयव हैं उनका गुणा करके मैं जोड़ूंगा, तो आएगा 1 गुणा 5 + 2 गुणा 2। ये बन गया फर्स्ट एलिमेंट।
और जो आगे उत्तर मिलने वाला है मुझे वो मिलेगा 2 गुणा 2 में, क्योंकि यहाँ पर है 2 पंक्तियाँ और इसमें है 2 स्तंभ। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर संगत अवयवों का गुणा 1 गुणा 1 और जोड़ 2 गुणा 3। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर आएगा 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 2। पहले एलिमेंट का गुणा पहले से और दूसरे का दूसरे से कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर आएगा 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा में 3। इस आधार पर ये बन जाएगा 5 प्लस 4 1 प्लस 6 15 प्लस 8 और 3 प्लस में 12 से बना हुआ एक मैट्रिक्स, जिसका उत्तर आगे जाके बन जाएगा 9 7 23 और 15। 9 7 23 और 15, जिसका ऑर्डर है 2 गुणा 2। इसी हिसाब से हम चेक करते हैं कि अब b गुणा a संभव है। तो पहले b का ऑर्डर लिखा, फिर a का ऑर्डर लिखा, वो एक जैसे हैं, ये मान एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब गुणा संभव है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या आएगा 2 गुणा 2। तो अब हम b गुणा a ज्ञात करते हैं। तो पहले मैं b को लिखूंगा और बाद में a को, इसलिए b गुणा a क्या आएगा, b मैट्रिक्स जो है वो है 5 1 2 और 3 से बनी हुई, और a मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 3 और 4 से बनी हुई। ऑर्डर हमेशा लिखिए। अब वैसे ही जैसे हमेशा करते आए हैं, गुणा संभव है, पंक्ति गुणा स्तंभ, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ। तो यहाँ पर आएगा 5 गुणा 1 प्लस 1 गुणा में 3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 गुणा 2 प्लस 1 गुणा में 4, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा में 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा में 4। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या बनेगा। तो पहला उत्तर बनेगा 5 प्लस 3 यानी 8, फिर दूसरे स्तंभ का एलिमेंट बनेगा 10 प्लस 4 यानी कि 14, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट मिलेगा 2 प्लस 9 यानी कि 11, और दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट या दूसरे स्तंभ का एलिमेंट बनेगा 4 प्लस 12 यानी कि 16। ये आ रहा है आपका b गुणा a मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, a गुणा b और b गुणा a के ऑर्डर तो एक जैसे हैं, लेकिन उनके संगत अवयव एक जैसे नहीं हैं, और जब तक संगत अवयव एक समान ना हो तो किसी दो मैट्रिक्स को समान नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब कि यहाँ भी a गुणा b और b गुणा a का मान एक जैसा नहीं आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ a गुणा b और b गुणा a दोनों परिभाषित हैं और उनके कोटियाँ भी एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि a गुणा b और b गुणा a एक जैसे आ जाएंगे। तो इस आधार पर हम मैट्रिक्स के जो गुणधर्म होते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप कोई भी मैट्रिक्स लेकर इन गुणधर्म का पालन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट गुणधर्म है कि a गुणा b और b गुणा a इक्वल नहीं होते। यहाँ पर लिखेंगे सामान्यतः, यानी गुणा में अगर सीक्वेंस बदला तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल आ जाए, हमेशा आप यही होगा कि ये इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन एक इसके अंदर अपवाद है, और वो अपवाद क्या है कि यदि a व b समान कोटि के विकर्ण मैट्रिक्स हों तो AB इक्वल BA हो जाएगा। ये विशेष है, यानी जो विकर्ण मैट्रिक्स है समान कोटि के, उनका गुणा एक जैसा आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने दो विकर्ण मैट्रिक्स लिए। आपको याद होगा विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब था कि जिसमें सिर्फ मुख्य विकर्ण के अंदर ही कोई ना कोई एलिमेंट होता है, उसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब मैं यहाँ पर a गुणा b ज्ञात करता हूँ।
संभव होगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 गुणा 2 2 गुणा 2। इसका मतलब इसके अंदर ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या एक समान होगी, तो गुणा संभव हो जाएगा। तो ए गुणा बी ज्ञात करूं तो इसकी पहली पंक्ति, इसका पहला स्तंभ, तो यहाँ पर आएगा 1 गुणा -1 प्लस 0 गुणा 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 0 प्लस 0 गुणा में 3। फिर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 0 गुणा में -1 प्लस 2 गुणा में 0। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 गुणा में 0 प्लस 2 गुणा में 3, और यहाँ पर ऑर्डर आएगा 2 गुणा में 2। इसको आगे हल करते हैं तो उत्तर आएगा -1 0 0 और 6। इसको समीकरण नंबर 1 लगा के छोड़ दीजिए। इसी हिसाब से हम b गुणा a ज्ञात करते हैं। तो पहले b के एलिमेंट जो b है मैट्रिक्स, उसको हमने पहले लिख लिया, और उसके बाद a मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 0 और 2 से बनी हुई। सेम इसी टाइप से जैसे हमने ऊपर गुणा किया है, पंक्ति गुणा स्तंभ करते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो आएगा -1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0। इसको मैं अगली लाइन में कर देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो -1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा में 0, ये A11 एलिमेंट आ गया। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये बन जाएगा -1 गुणा 0 प्लस 0 गुणा में 2। इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 गुणा में 1 प्लस 3 गुणा में 0। इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 0 गुणा में 0 प्लस 3 गुणा में 2। इस आधार पर ये बन जाएगा -1 0 0 और 6। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको समीकरण नंबर 2 लगा दूं तो a गुणा b और b गुणा a बिल्कुल एक जैसी मैट्रिक्स आ रही हैं। तो इसका मतलब कि AB बराबर BA भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, समान कोटि के विकर्ण मैट्रिक्स होने पर ही ऐसा पॉसिबल होगा, अन्यथा ऐसा संभव नहीं होगा। अगला इसका गुणधर्म है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा याद ही रखेंगे कि अगर आपको 3 मैट्रिक्स का गुणा करना हो तो आप किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स का पहले गुणा कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सीक्वेंस बदलते ही मैट्रिक्स के मान में अंतर हो सकता है। अगर इनका गुणा संभव हो तो आप किन्हीं भी पहले 2 का गुणा कीजिए सीक्वेंस का ध्यान रखते हुए, यानी इसमें साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। किन्हीं भी 3 मैट्रिक्स को लेके ये चीज़ सिद्ध हो सकती है। तीसरा गुणधर्म है कि अगर आपको a गुणा b प्लस c करना हो मैट्रिक्स में, तो नॉर्मल जैसे कोष्ठक से गुणा होता है a गुणा b प्लस a गुणा c आ सकता है, लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रखना, a अगर पहले लिखा है तो पहले ही आएगा, या यूं लिखा हो b प्लस c गुणा में a, तो इसका उत्तर b गुणा a प्लस c गुणा a ही बनेगा। यानी कोष्ठक के साथ गुणा नॉर्मल संख्याओं के जैसे भी हो सकता है। चौथा गुणधर्म है, अगर किसी मैट्रिक्स का गुणा i के साथ कर दिया जाए। मैंने पहले ही बताया था कि i का मतलब इकाई मैट्रिक्स होगा और वो वास्तविक संख्याओं में 1 के जैसे ही काम करता है, तो इसका उत्तर a आ जाएगा, भले ही किसी भी साइड से मल्टीप्लाई किया जाए, जहाँ पर i का मतलब किससे है, इकाई मैट्रिक्स से है। अगला टॉपिक है मैट्रिक्स का व्युत्क्रम। हालांकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी यदि a और b समान कोटि के वर्ग मैट्रिक्स हों और दोनों का गुणा i आ जाए, किसी भी साइड से गुणा करने पर उनका उत्तर क्या आ जाए, i, तो a व b परस्पर एक दूसरे के
व्युत्क्रम कहलाते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे कि ए और बी परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। अगली एक्सरसाइज से मतलब मेरा 5वीं एक्सरसाइज से है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ए गुणा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं यदि उन दोनों का गुणा आई आ जाए, किसी भी साइड से गुणा करने पर। अब मैट्रिक्स के गुणा से रिलेटेड एक बात और कि अगर हमें ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो हम ए गुणा ए ज्ञात करेंगे, और अगर हमें ए क्यूब का मान ज्ञात करना होगा तो हम ए स्क्वायर गुणा ए करने वाले हैं। कहने का मतलब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा करके ही उसकी किसी धन पूर्णांक घात का मान ज्ञात किया जाएगा। ये नहीं हो कि हम प्रत्येक एलिमेंट का वर्ग या घात 3 लगा दें और उससे उत्तर निकाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें गुणा से ही उत्तर को ज्ञात करना है कि उसका उत्तर क्या आएगा। इसका अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो कि आपको बहुत जगह काम भी आएगा, वो टॉपिक है मैट्रिक्स का परिव्रत। मैट्रिक्स का परिव्रत, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स ए की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें, यानी पंक्तियों को स्तंभ बना दें और स्तंभ को पंक्तियां बना दें, तो इस प्रकार जो एक नई मैट्रिक्स बनती है उसको ए का परिव्रत मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे ए डैश या ए टी से व्यक्त करते हैं। ये काम आपको करने के लिए सिर्फ एक काम करना चाहिए, या तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में। अपने आप ही दूसरा काम साथ में हो जाता है, यानी पंक्ति बदलोगे तो स्तंभ भी बदले जाएंगे और स्तंभ बदलोगे तो पंक्तियां भी बदली जाएंगी। तो इस प्रकार किसी मैट्रिक्स का परिव्रत ज्ञात हो सकता है। तो इसके बारे में जो बात है वो ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स ए की पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई मैट्रिक्स को ए का परिव्रत मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे ए डैश या ए टी से व्यक्त करते हैं। और एक विशेष बात आपको पता है, यहाँ से अपने आप ही लग रही होगी कि यदि ए की कोटि m गुणा n हो तो अब आपको पता है जब हम ए डैश ए टी निकालेंगे तो उसमें पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल देंगे। तो इसका मतलब ए डैश की जो कोटि बनेगी या ए टी की जो कोटि बनेगी वो n गुणा m हो जाए, यानी कोटि का भी व्युत्क्रम हो जाता है। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है, तो मैं इसके लिए ए टी को लिख रहा हूँ। तो मैं इसमें एक ही काम करने वाला हूँ, या तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलूंगा या स्तंभों को पंक्तियों में। देखिए कैसे होगा। मैंने पहली पंक्ति ले ली 1 2 3 और इससे बना दिया स्तंभ 1 2 3। फिर मैंने दूसरी पंक्ति ली 4 5 6, जिसका मैंने स्तंभ बना दिया 4 5 6। फिर मैंने तीसरी पंक्ति ली 7 8 9, जिसका मैंने स्तंभ बना दिया 7 8 9। ये काम करना है। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में अपने आप बदल देगा। ये बनता है किसी मैट्रिक्स का परिव्रत। अब ऊपर वाले का ऑर्डर 3 गुणा 3 था, तो अगर उसको मैं उल्टा भी कर दूं तो भी वो 3 गुणा 3 ही रहेगा। तो ये बन गया 80। अगला है मैट्रिक्स के परिव्रत के गुणधर्म।
इसके जो गुणधर्म है, इसका पहला गुणधर्म है ए टी टी, यानी मैट्रिक्स के परिव्रत का परिव्रत ज्ञात करेंगे तो वापस कौन आ जाएगा, मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा। दूसरा, ए प्लस बी का जो टी होगा, यानी दो मैट्रिक्स के योग का अगर मैं परिव्रत ज्ञात करूँगा तो वो ए टी प्लस बी टी के इक्वल आएगा। यानी योग करके परिव्रत ज्ञात करें या पहले परिव्रत ज्ञात करके फिर उनका योग करें, दोनों का उत्तर एक जैसा आएगा। इम्पोर्टेंट जो ये तीसरे नंबर पे है कि अगर मैं किसी के गुणा का टी ज्ञात करूं तो वो इक्वल बनता है बी टी इंटू ए टी। इसमें सीक्वेंस बदल जाता है, इसका हमने विशेष ध्यान रखना है। एक बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट और है कि अगर आप ए और ए टी को ध्यान से देखेंगे और अगर ए वर्ग मैट्रिक्स हो तो ए और ए टी के अंदर जो मुख्य विकर्ण है वो कभी नहीं बदलता, वो सेम ही आता है हमेशा। आप चाहें तो पीछे वाला एग्जाम्पल चेक कर लीजिए, उसमें आपको पता लग जाए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते। अगला हमारा टॉपिक है सममित व विषम सममित मैट्रिक्स। सममित व विषम सममित मैट्रिक्स, और ये केवल वर्ग मैट्रिक्स से ही संबंधित होते हैं। तो दो बातें हो सकती हैं कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स ए के लिए ए टी ज्ञात करूं तो ये भी हो सकता है ना कि मैट्रिक्स ए टी और ए में कोई भी अंतर ना हो, और हो सकता है कि अंतर सिर्फ इतना सा ही हो कि दोनों में सिर्फ एक माइनस का ही फर्क हो। तो इस प्रकार से दो नाम हमारे पास नए मैट्रिक्स बन सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए टी और ए में कोई अंतर ना हो उसको तो बोला जाता है सममित मैट्रिक्स, और अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ माइनस का ही फर्क पड़ रहा हो ए टी में और ए में, तो उसको बोला जाएगा विषम सममित मैट्रिक्स। देखते हैं इसके बारे में कि पहले बात करते हैं सममित मैट्रिक्स की। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए ए टी बराबर ए हो तो अगर ये आ जाए तो ए को सममित मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर ये शर्त पूरी करेगा तो उसको सममित मैट्रिक्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ए लिया है, वर्ग मैट्रिक्स है। अगर मैं ए टी ज्ञात करता हूँ तो वो आएगा, मैंने पहली पंक्ति को स्तंभ बना दिया, फिर दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दिया, और फिर तीसरी पंक्ति को भी मैंने स्तंभ बना दिया। इस आधार पर आप ध्यान से देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स हूबहू एक जैसी आ रही हैं। तो इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी, एक सममित मैट्रिक्स बन जाएगी। सममित मैट्रिक्स की विशेष बात होती है, इसको सममित क्यों कहा जाता है, तो उसके लिए आप इसके मुख्य विकर्ण पे ध्यान दीजिए। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे आते हैं, यानी आपको ऐसा लगेगा कि बीच में एक शीशा रखा हुआ है, मिरर इमेज बनती हैं दोनों साइड में। ये देखिए, ये मान एक जैसे आ रहे हैं, ये मान एक जैसे आ रहे हैं। तो जब जब ऐसा फील होगा तो ये एक सममित मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर आप इतनी बात चेक कर लें तो ये अपने आप ही एक सममित मैट्रिक्स आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो सममित होगा उसको सममित मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी विशेष बात होती है कि इसमें ए और ए टी का मान एक जैसा आता है। इसके बाद है विषम सममित मैट्रिक्स। सेम वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए टी का मान माइनस ए के इक्वल हो
तो ए को विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, ए टी और ए में सिर्फ एक माइनस का ही फर्क होगा। एक और विशेष बात होती है कि विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण जो होगा उसमें सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, वरना ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि ए टी इक्वल माइनस ए आ जाए। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप उसको देखिए। ये भी वर्ग मैट्रिक्स के लिए हो सकता है, विषम सममित और सुसम्मित वाला। इस मैट्रिक्स के अंदर आप फोकस कीजिए कि इसका जो मुख्य विकर्ण है वो 0 0 और 0 से बना हुआ है, और मैं इसके लिए ए टी का मान ज्ञात करता हूँ। तो ए की जो पहली पंक्ति है उसको मैंने बना दिया स्तंभ, दूसरी पंक्ति को भी मैंने बना दिया स्तंभ, और तीसरी पंक्ति को भी मैंने बना दिया स्तंभ। इस आधार पर आप ध्यान से देखिए कि जो ए टी है, अगर मैं उसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ तो वो सारे एलिमेंट में से कॉमन आएगा, और माइनस कॉमन लेने के बाद बनेगा 0 -2 और 5, 2 0 और -1, -5 1 और 0। और ये जो मैट्रिक्स अब मुझे प्राप्त हो रही है वो ए के जैसी है माइनस कॉमन लेने के बाद। तो इस आधार पर ए एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी, एक विषम सममित मैट्रिक्स बन जाएगी। अब विषम सममित मैट्रिक्स की शक्ल देख के ही मालूम हो सकता है कि वो विषम सममित है या नहीं। तो आपको इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे सममित मैट्रिक्स में क्या था, सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के दोनों और एलिमेंट एक जैसे थे। इसमें मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट तो होंगे 0 0 0, दोनों तरफ के एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ के एलिमेंट एक जैसे तो होंगे, लेकिन उनके चिन्ह एक जैसे नहीं होंगे। यहाँ देखिए 2 -2, 5 -5 और 1 और -1। ये इसकी पहचान होती है। विषम सममित मैट्रिक्स की शक्ल देख के पता लग सकता है कि हम जो कर रहे हैं इसके मुख्य विकर्ण के दोनों और के एलिमेंट एक जैसे, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह एक जैसे नहीं होते। और मुख्य विकर्ण क्या हो सकता है, क्या होता है, 0 0 और 0 से बना हुआ। आगे 2 हैं प्रमेय जिसको मैं सिद्ध नहीं करने वाला, सिर्फ आपको याद रखना है। पहली जो प्रमेय है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए टी जो होता है वो एक सममित मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए टी जो होता है वो एक विषम सममित मैट्रिक्स होता है। ए सममित हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ए और ए टी को ज्ञात करें, ए और ए टी ज्ञात करके उनका जोड़ या अंतर ज्ञात करेंगे तो जोड़ हमेशा एक सममित मैट्रिक्स मिलेगा और अंतर हमेशा एक विषम सममित मैट्रिक्स ही मिलेगा। दूसरा जो प्रमेय है ये थोड़ा बहुत चाहे तो सिद्ध हो भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए को एक सममित व एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस बात का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए को लिखूं तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा हाँ, लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट पार्ट है ये तो बन रहा है सममित मैट्रिक्स,
और इसका जो ये सेकंड पार्ट है ये बन रहा है विषम सममित मैट्रिक्स। तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स ए को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम इसको एक सूत्र की तरह इस्तेमाल करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए को आप सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उस कंडीशन में हमारा जो विधि रहेगी करने की वो क्या रहेगी, आप पहले ए से ए टी ज्ञात कर लें, फिर दूसरा काम a प्लस ए टी ज्ञात करके उसमें 2 का भाग लगा दें, और फिर a माइनस ए टी ज्ञात करके उसमें भी 2 का भाग लगा लें। ये 2 मान ज्ञात करें और चौथा ये सूत्र जो है इसके रूप में लिख लें। लेकिन ध्यान रखें उसको वापस हल ना करें, जो हम जोड़ के रूप में लिख रहे हैं उसको वापस हल करो तो वापस ए पर पहुंच जाओगे। सिर्फ इस सूत्र के रूप में लिख लो और आपका आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी 3.2 एक्सरसाइज का सारा मटेरियल है। अगर आप इतना मटेरियल कर लेंगे यानी इतने आर्टिकल कर लेंगे तो आपको जोड़, घटाव, गुणा और मैट्रिक्स का परिवृत्त मैट्रिक्स ज्ञात करना आ जाएगा और उससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक आपके सॉल्व हो जाएंगे।